तो दोस्तों आज हो गया 10 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंका में सियासी और आर्थिक संकट और भी गहरा गया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहां पर हालत बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस और जनता आमने सामने आ गई है। आक्रोशित प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन को उन्होंने घेर रखा है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी जंग जीतकर सत्ता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे। दोनों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ ये पहली बैठक थी। शिंदे और फडणवीस ने प्रधानमंत्री से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में मुलाकात की और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल कस्बे में शनिवार दोपहर एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। वहीं इंटरनेट पर 4 मंजिला मकान ढहने का खौफनाक वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि चौपाल बाजार में दोपहर करीब 12:30 बजे इमारत ढह गई थी। राज्य आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने 4 मंजिला इमारत को गिरने से पहले ही खाली करा दिया था। तेलंगाना में हो रहे लगातार बारिश की वजह से होने वाले नुकसान और राहत कार्यों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्टेट मशीनरी को अलर्ट रहने और सुरक्षात्मक उपाय करने का आदेश दिए हैं। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एनडीआरएफ और बचाव दल के अधिकारियों को अलर्ट किया जाए, ऐसा सीएम केसीआर का कहना है। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद धरना प्रदर्शन कर रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में वीएचपी के साथ और भी कई हिंदू संगठन शामिल थे। आपको बता दें कि सभी संगठन ने मार्च को संविधान संकल्प मार्च का नाम दिया था। साथ ही साथ मार्च के दौरान देश संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं का नारा भी लगाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के साथ ही गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आ गई है। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल यादव ने एक बार फिर सपा को लेकर दर्द बयां किया है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कह डाली है। शिवपाल यादव ने आजमगढ़ उपचुनाव में मिली सपा को हार का जिम्मेदार भी अखिलेश यादव को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारी बात मानते तो अखिलेश यादव आजमगढ़ उपचुनाव नहीं हारते। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमारी सलाह ली होती तो आज सपा की स्थिति कुछ और ही होती। रूस की ओर से शुरू की गई जंग का सामना कर रहे यूक्रेन ने शनिवार को जर्मनी, भारत समेत कई देशों में अपने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एक आदेश में जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की गई है। हालांकि इस कदम के पीछे का कोई वजह नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि भारत उन देशों में शामिल है जिसने रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले का खुले रूप से विरोध नहीं किया था। पोलराइजेशन किधर हो रहा है भाई? पोलराइजेशन इतना हो चुका है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान सिर्फ 4% उनका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? और अगर आप देखेंगे तो हर समाज का जितना पॉपुलेशन है, मैं दलित और आदिवासी के रिजर्व सीट्स को छोड़कर कह रहा हूं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन है। सबका रिप्रेजेंटेशन निकाल कर देख लीजिए आप। मगर अगर किसी का नहीं है तो मुसलमानों का नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। गवर्नमेंट का डेटा है कि इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी है, यानी अगर मेरे दादा अपनी कमाई 100 रुपये थी तो उनका पोतरा उससे बढ़कर कमाएगा। अगर कोई समाज इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी पीछे हो गया, यानी अगर आज कोई मुसलमान कमा रहा है तो उनके जो दादा कमाते थे उससे कम कमा रहा है। ये डेटा है सरकार का। 370 मैंने पार्लियामेंट में स्पीच में कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। रहा सवाल आर्टिकल 29 का, तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का। आप उसके छेड़खानी नहीं कर सकते उससे। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है और उसी कल्चर के तहत
मैं अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ सकता हूं, तो सबको खासतौर से माइनॉरिटीज को वो कल्चर का प्रोटेक्शन कराए। की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं होती है। बिहार लगातार सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार से अनियमितता भरा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा न बिहार सरकार के लिए, न विपक्ष के लिए और न ही केंद्र सरकार के लिए। सीएजी होता क्या है? संस्थाएं चौपट हो चुकी हो, व्यवस्था चौपट हो चुकी हो, कोई संस्था बोलने की हिम्मत नहीं करता हो, ईडी खत्म हो चुका हो, सीडी खत्म हो गया हो। मुद्दा क्या है? सर, इसी 2G घोटाले सीएजी रिपोर्ट पे हुआ था कांग्रेस के जमाने में। सर, उनसे पूछिए बीजेपी ने कितनी कृपा की आपको नंबर 1 बनाने में। जब ऊंची जात के लोग लगातार नीतीश जी के विरोध में थे, तो चिराग जी के बदौलत 75 सीट आ गए। उनसे यह पूछिए ना कि जब लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला, तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाई, निर्दलीय के बदौलत, फिर सीपीआई सीपीएम वाले के बदौलत बनाई दूसरे बार, कभी अकेला सरकार नहीं बनी। कांग्रेस जिसकी जरूरत पड़ी उसको साथ लिया। जब चौथे बार वो चुनाव लड़े तो तय सीट पर सिमट गए। जब 5वें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। 6ठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई, तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव। सवाल ये नहीं है, सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहां गायब थे वो देना चाहिए। रामनवमी में, ईद में कहां थे देना चाहिए। शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन के बच्चे और उसकी बीवी और उसके शुभचिंतक, उसके वर्कर को सबसे ज्यादा अपमानित कौन किया वो देना चाहिए। शहाबुद्दीन परिस्थिति जन मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सवाल नहीं होता, समझौता कर लिए होते। लालू भक्ति में वो मर गया, और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली। इस पर बोलना चाहिए, फातमी पर बोलना चाहिए, एनआरसी में कहां थे उस पर बोलना चाहिए, दिल्ली में घटना घटी कहां थे उस पर बोलना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा है कि आरजेडी अब अकलियतों की जो है दुश्मन बन गई है, सियासत की अकलियत। सर, कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को हाथ नया लगा होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अकलियत का कोई है, ये क्षेत्रीय पार्टी